बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, बायोस्टैटिस्टिक्स के हवाले से मुझे कुछ आप लोगों को गाइड करना है। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि आप काइंडली लेक्चर के ऊपर कॉन्संट्रेट किया करें। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये मोस्टली जो आपका सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है ना, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिसर्च के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, रिसर्च के हवाले से जब आप फोर्थ ईयर में और बल्कि फाइनल ईयर में जब आप रिसर्च करोगे या फोर्थ ईयर में जब आप रिसर्च करोगे तो कोई भी रिसर्च है तो उसके लिए आपने अगर हाइपोथेसिस बनाना है, उसमें आपने अगर जो है इंट्रोडक्शन उसका लिखना है, सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन करनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद टेस्ट लगाने हैं। वैसे तो ये जो हम टेस्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस के टेस्ट पढ़े हैं। अनोवा है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है ना, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है। ये सारे के सारे टेस्ट हमने पढ़े, तो ये हम लगाते हैं अपने रिजल्ट्स की जो वैल्यू है उसको एवेलुएट करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना बेटा, वो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को ये सारे टेस्ट आने चाहिए, लगाने आने चाहिए। ये आते हैं न्यूमेरिकल्स की सूरत में भी, लेकिन मोस्ट रिसेंटली जो रिसर्चेस हैं उनमें इन टेस्टों की बुनियाद के ऊपर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं आपके कंप्यूटर में जिसमें आप वैल्यू यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड द रिजल्ट आउट। So you can download them and और एक्सेल वगैरह में भी होते हैं, ऑटोमेटिकली भी होते हैं। और ये जो बुक बेटा मैंने आपको दिलाई थी, ये बायोस्टैटिस्टिक्स, ये एक तो नोट्स थे और दूसरी बुक थी। तो जो बुक है ना उसके एंड पे कंप्यूटर में उनकी इंस्टॉलेशन वगैरह और उनको चलाने के जो तरीके हैं उस हवाले से भी जो है विद पिक्चर जो है उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो बजाय इसके कि हम पहले उन टेस्टों से या उन चीज़ों से या नल हाइपोथेसिस से या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से, ठीक है ना, या फिर हम वेरिएंस से, ठीक है ना, या उसके बाद हमने कोरिलेशन से या अनोवा से हम वाकिफ ना होते तो हम एक हाइपोथेसिस को या हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के लिए जो है अगर हम उन चीज़ों से वाकिफ़ ना होते और वैसे ही हम इसको शुरू कर देते तो मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसमें यह था कि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती, उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपको पता हो जाए तो उसके बाद अगर आप कोई अगली चीज़ सीखते हैं तो वो आपको बड़ी आसानी से जो है वो समझ आ जाती। तो बेटा माई फर्स्ट कंसर्न एंड माई फर्स्ट फोकस वाज टू इंट्रोड्यूस ऑल द टेस्ट and types of hypotheses, types of errors, and then I will come to the point। जो मेन चीज़ है कि अब जो जर्नल प्रोसीजर है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए उसके जो है वो कुछ स्टेप्स की जानब मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, कि अब वो टेस्ट वगैरह भी हमने पढ़ लिए, हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़। अब एक ओवरऑल जो प्रोसीजर है जिसमें हमने ए से शुरू करके जो है उसको जी तक लेके जाना है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो उनकी तरफ में जो है मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ ली हैं, बस अब उन चीज़ों को तरतीब देना जो है वो किस तरह से देना है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की जाना। बेटा आपको 12th लेक्चर है ये। अब इसमें देखें कि जर्नल प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो तकरीबन जो है वो 6 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप किसी भी हाइपोथेसिस को, लाइक आपने कोई भी रिसर्च करनी है या कोई भी जो चीज़ आप किसी भी चीज़ की वैल्यू आप जो एवेलुएट करना चाह रहे हैं या कोई भी स्टेटमेंट को आप फॉल्स जो है वो मानना चाह रहे हैं या किसी भी स्टेटमेंट को आप ट्रू मानना चाह रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए जो है आपके पास 6 ऑप्शंस होंगी या 6 मराहिल होंगे। 6 से ज़्यादा भी कईयों ने लिखे हुए हैं, मतलब उसको सब कैटेगराइज किया हुआ है, या इसे कुछ कम भी लिखे हुए हैं। ठीक है ना,
तो नॉर्मली जो जनरली हैं वो तकरीबन 6 जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में। तो पहले बेटा इसमें देखें, सबसे पहले है हाइपोथेसिस। जाहिर बात है आप किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने बेटा हाइपोथेसिस बनानी है। तो हाइपोथेसिस हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है। हाइपोथेसिस क्या है, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है उस प्रोसीजर की, उस प्रोसेस की, ठीक है ना, उस रिएक्शन की या उस कम्युनिटी की या उस पॉपुलेशन की, ठीक है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जो एक हम पहली स्टेटमेंट बनाते हैं, जो एक पेशन गोई करते हैं, ठीक है ना, जो एक हाइपोथेसिस जो है हम देते हैं, एक जनरल जो है स्टेटमेंट जो हम देते हैं, वो आपका हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च, ठीक है ना, कि सबसे पहले आपने जो है वो हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है ना। अब हाइपोथेसिस जो है वो आपको पता है कि दो तरह से होता है, ठीक है ना। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो फ़र्क है बेटा, वो मैं तकरीबन हर लेक्चर में ही आपको बार बार जो है मैं दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छी से इसकी समझ आ जाए, ठीक है ना। मैं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें एक स्टेटमेंट है आपके पास, तो उसके अगेंस्ट जो आप स्टेटमेंट बनाएंगे वो आपकी कहलाएगी नल हाइपोथेसिस। वो आपकी कहलाएगी नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अब नल हाइपोथेसिस के जो टोटली अगेंस्ट आपकी स्टेटमेंट बनेगी बेटा, वो होगी आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। एक हो गई आपकी स्टेटमेंट, लाइक कि सन जो है, मैं बार बार यही मिसाल देता हूं कि सूरज, फर्ज किया हम, एक बंदा कहता है जी कि सूरज मशरिक से निकलता है। आपने इस चीज को साबित करना है कि क्या सूरज मशरिक से निकलता है या मगरिब से निकलता है। मैं मिसाल दे रहा हूं एक सिंपल सी। आपने एक बंदे ने आपसे कहा कि जी सूरज मशरिक से निकलता है, तो आपने एक नल हाइपोथेसिस बना लिया। क्या था कि नहीं जी सूरज मशरिक से नहीं निकलता, ये आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस के बाद आपने एक और हाइपोथेसिस जो है वो बनाना है। वो क्या है, वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब पहला क्या था कि सूरज मशरिक से नहीं निकलता, जो नल हाइपोथेसिस था आपका। अब आपने इसके उल्ट एक 180 डिग्री मतलब के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस आपने बना लेना है। वो क्या है जी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेन दोबारा वही बात करेगा कि सूरज मशरिक से निकलता है। बात समझ गया। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना आपका फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि फर्स्ट जनरल प्रोसीजर है फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सेकंड, इसमें देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें देखें सिग्निफिकेंस बेटा कहते हैं अहमियत को, लेवल कहते हैं मेयार को, पैमाने को, दर्जे को, ठीक हो गया। कि कितने दर्जे आपको यकीन है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो सच्ची है या झूठी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि कितने दर्जे आपको यकीन है कि जो स्टेटमेंट आपने दी है क्या वो स्टेटमेंट सच्ची है या वो स्टेटमेंट झूठी है। कितने फीसद आप कह सकते हैं, कितनी श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं, कितने यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने दी है क्या वो स्टेटमेंट ठीक है या वो स्टेटमेंट खराब है। तो इट्स कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, के इंपॉर्टेंट की या अहमियत का जो दर्जा है। इसमें देखें ए से इसको हम अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा 0.01 से लेकर 0.05 जो है, मतलब कि ये दो वैल्यूज मोस्टली हम देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, ठीक है ना। 0.01 जो है ये 1%, जाहिर बात है 100 से इसको ज़रब देंगे तो ये 1% बन जाएगा, और 0.05 जो है वो 5% है। बात समझ गए। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इफ वी से दैट कि हमें हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.1% है, सॉरी 0.1 है या 1% है या 0.5 है या 5% है, देन असल में इसका मतलब ये होता है कि
अगर मैं 5% की मिसाल पहले आपको दूंगा कि आप कहते हैं कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इट मींस दैट कि 95% चांस है कि वो स्टेटमेंट जो है वो अपना सही होगी, और जिस 5% उसमें चांस है कि वो स्टेटमेंट जो है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये इसको कहते हैं। थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा, फिर जारी बात है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपने रख लिया, अब आपने टेस्ट लगाने हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो कोई सा भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं सैंपल देखते हैं, सैंपल साइज के या पॉपुलेशन के या वैल्यू के, कौन सी वैल्यू हम एवेल्युएट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बेटा फिर हम टेस्ट लगाएंगे कि हमने काई स्क्वायर लगाना है या हमने जी टेस्ट लगाना है। उन सब की डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी हुई है कि कौन सा टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए होता है, ठीक है ना। तो या हमने एफ टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बेटा आपने जो है वो टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। जौन सा टेस्ट मतलब कि ज्यादा बेहतर रहेगा उस चीज के लिए, कि जौन सा टेस्ट आप समझते हैं कि ये वाला टेस्ट जो है इस चीज के लिए जो है ना वो मतलब कि बेहतर रहेगा, कि इसके जरिए आप जो है अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपने लगाने हैं, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या होगा बेटा, फिर होगा जी क्रिटिकल रीजन, ठीक है ना। क्रिटिकल किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि इंतहाई अहम को हम क्रिटिकल कहते हैं, वो चीज जो इंतहाई अहम हो उसको हम क्रिटिकल कहेंगे। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, देखें, डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल रीजन बाय ऑब्जर्विंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल जो वैल्यूज हैं उनको आपने जो है वो जांचना है। कैसे, मतलब कि क्रिटिकल वैल्यूज को और क्रिटिकल रीजन को देखना है आपने। कैसे देखना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हुए, मतलब कि जाहिर बात है बेटा जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दे देता है कि इसमें 0.01 है या 0.05 है, तो वो आपको बता देगा। तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पे आपने जो वैल्यूज हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इसमें देखें, इट्स द कंपटीशन। कंपटीशन या एवेल्युएशन इसको कहते हैं, या कैलकुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं एक किस्म की। सो 5 जो स्टेप है उसमें यू हैव टू बिल्ड द कंपटीशन। सो कंपटीशन क्या है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक ड्यूरिंग या यूजिंग द सैंपल डाटा, कि आपके पास डाटा भी है, आपने उसके ऊपर टेस्ट भी लगा लिया है, क्रिटिकल रीजन्स का भी पता है आपको कि कितने % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब आपने जो वैल्यूज हैं उनको कंप्यूट करना है, ये वैल्यूएट करना है, ये निकालना है, जो टेस्ट की वैल्यूज हैं उनको निकालना है कैलकुलेटर के जरिए या फार्मूला लगाने के बाद, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कंपटीशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंक्लूजन होगा। जारी बात है आपने वैल्यूज निकाली, उसको फिर आप टेबल की वैल्यूज के साथ मैच करेंगे, उस पर आपको फिर पता चल जाएगा कि आइदर कि आपने उस जो नल हाइपोथेसिस है उसको आपने एक्सेप्ट करना है या आपने जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है उसको आपने रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये जो है आपने देखनी है, ठीक है ना, इसमें कंक्लूजन में, ठीक है ना। वो कह रहा है कि मेक डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब थोड़ी सी इन सारी चीजों की जो है बेटा हमने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, ठीक है ना। मतलब कि जिसमें आप ये देख लें कि मतलब कि सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस के बारे में हमने कहा था कि हम हाइपोथेसिस के जो है वो बारे में देखेंगे। तो अब थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन है वो सारे स्टेप्स की, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या है, हाइपोथेसिस है, हमने देखा। तो एनी स्टेटमेंट और अजम्पशन और क्लेम अबाउट एनी पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। किसी भी पॉपुलेशन के या किसी भी चीज के बारे में जो आपकी अजम्पशन है, ठीक है ना बेटा, वो आपकी क्या कहलाएगी, जो अजम्पशन वाली जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगी, वो बेटा आपकी क्या रहेगी, हाइपोथेसिस, ठीक है ना। एनी स्टेटमेंट अजम्पशन और क्लेम, कोई भी स्टेटमेंट आप किसी चीज के बारे में दे दें
या किसी भी चीज़ के बारे में आपने कोई चीज़ फर्ज कर लेनी है या अज्यूम कर लेनी है, या आप किसी चीज़ के बारे में कोई क्लेम करते हैं कि फर्ज किया कि पहली जो मेडिसिन थी वो अगर उसका जो रिजल्ट था वो 60% था, कि अब जो मैंने नई वाली मेडिसिन बनाई है, आप क्लेम करते हैं ना कि ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये भी हम रिसर्च में जो है वो देख सकते हैं। तो आपकी कोई सी भी स्टेटमेंट जो है या कोई सी भी अजम्पशन या कोई भी क्लेम जो है किसी भी पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जो आप स्टेटमेंट दोगे वो आपकी बेटा क्या कहलाएगी, वो आपकी बेटा कहलाएगी हाइपोथेसिस, ठीक है ना, वो हाइपोथेसिस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट जो है वो देते हैं कि पाकिस्तान विंस द मैच अगेंस्ट इंडिया, के पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट जो है वो मैच जीत लिया। अच्छा वो कभी मैच जीता भी है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट? मैंने वैसे एक दफ़ा देखा था मैच, तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को हराया था। बाकी तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान हार ही जाता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर आपने फ़र्ज कर लेना है, फ़र्ज कर लेना है कि पाकिस्तान जो है ना उसने इंडिया को मैच हरा दिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखें स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस क्या है। एनी स्टेटमेंट assumption or claim about any statistics characteristics of the population is called the statistical hypothesis। पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल हाइपोथेसिस। के हाइपोथेसिस क्या है, वो है कोई भी स्टेटमेंट assumption या क्लेम किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो होगी। अब अगर हम उस assumption को या उस स्टेटमेंट को या उस क्लेम को हम बाकायदा तौर पे लिखत पढ़त करके या एक अमाउंट के जरिए या एक कैलकुलेशन के जरिए या एक नंबर के जरिए या मतलब कि एक ऐसी चीज के जरिए करते हैं, हिसाब किताब लगाने के बाद अगर कोई चीज बताते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट हैं वो लगाने के बाद अगर हम वही चीज या वो हाइपोथेसिस जो है उसको बनाते हैं, तो देन इट विल कॉल द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बात समझ आ गई, सिंपल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बेटा फर्क कोई भी नहीं है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन वही रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की, तो इसका मतलब ये है कि हमने अब जो हाइपोथेसिस दी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दी है, ठीक है ना, कि आफ्टर लुकिंग द ऑब्जर्वेशन या पॉपुलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स या assumptions we have applied the statistical test and we have concluded the values and evaluated we have evaluated the values and we compared the values with standard values, and after all that procedures when we come to the final statement by the statistical procedure of the hypothesis, so it will call the statistical hypothesis. I will read this statement. Any statement like assumption, claim about the statistical characteristics of the population is called the statistical। बात वही है, वही के पहले हमने कहा था पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत गया, बात हो गई। अच्छा अब जब हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के हवाले से इसको बात करेंगे, तो इसको फिर हमने क्या करना है कि पाकिस्तान विंस द मैच अगेंस्ट इंडिया बाय द 30 रन्स। बात समझ आ गई क्या नहीं, कि पहले हमने किसी चीज की बात नहीं की, हमने सिर्फ ये एक जो है स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच जीत लिया है। अब कितने स्कोरों से जीता है वो हमें नहीं पता था, तो अब चूंकि हमने स्कोर भी साथ मेंशन कर दिए तो ये कहलाएगी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। अब है जी उसके बाद आ जाती है सिंपल हाइपोथेसिस। देखिए सिंपल हाइपोथेसिस क्या है कि इफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज, कि अगर आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए जो है क्या करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं या जाहिर करते हैं, कैसे, आप बराबर का निशान देके, तो फिर ये क्या कहलाएगी, ये फिर कहलाएगी बेटा सिंपल हाइपोथेसिस। अगर आप हाइपोथेसिस की वैल्यू को बराबर के निशान या न्यूमेरिकल वैल्यूज को बराबर का साइन देकर आप अगर बताते हैं, तो ये आपकी कहलाएगी सिंपल हाइपोथेसिस। देखें फर्ज किया, ये देखें ये पॉपुलेशन मीन को वो कह रहे हैं कि 55 इंचेस एवरेज हाइट ऑफ द क्लास स्टूडेंट, क्योंकि हमने फर्ज की लिया है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो कितना है, 55 इंचेस है, ठीक है ना, तो एवरेज जो हाइट है क्लासेस में। ठीक हो गया, ये सिंपल सी हाइपोथेसिस है, कुछ नहीं है। हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि जो वैल्यू है वो बराबर है, इसमें हम कौन सी चीज को फोकस करेंगे, हम बराबर की चीज को फोकस करेंगे। तो ये वैल्यू जो है फर्ज किया हमने, ये देखें यहाँ पे उसने पॉपुलेशन मीन दे दिया म्यू
वो किसके बराबर है, 15 इंचेस के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बेटा अगली चीज, वो है जी कंपोजिट हाइपोथेसिस। वो क्या आ जाएगी, कंपोजिट हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है, देखें, इफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय अ क्लास ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, बात फिर वही है, बाय अ क्लास ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। कैसे, इसमें सिंपल हाइपोथेसिस में हम सिर्फ बराबर यूज करते थे, अब इसमें हमने बराबर नहीं यूज करना बेटा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें बराबर नहीं है, इसमें क्या हम यूज करेंगे कि बराबर नहीं है, या ये वाला साइन क्या होता है बेटा, ये होता है छोटे का, छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, और ये है बड़ा है या फिर बराबर है। बात को जरा देखें। अच्छा, ये अक्सर बच्चों ने ये उल्ट लगाए होते हैं, ये वाले निशान अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन ना इसको याद करने के लिए ना मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं बेटा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको दो चीजों का कंपेयर याद करना होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में भी, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप दो चीजों का कंपेयर याद करते हैं तो उसमें आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है। जबकि आप दोनों चीजों को इकट्ठे याद करोगे तो वो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आप रद्दो बदल कर सकते हैं। आपने दोनों चीजों को जो एक दूसरे के अपोजिट है कभी इकट्ठे याद नहीं करना, एक चीज को पक्का कर लो, बस एक चीज को आपने याद कर लेना, बस सिर्फ एक चीज को, दूसरी को तो छेड़ना नहीं है, देखना ही नहीं है। हाँ, अगर कभी वो दूसरी चीज आपसे पूछ लेता है तो पहली तो आपको पक्की है, तो पहले के ही अगर आप सारी चीजें उल्ट कर देंगे तो वो आपकी दूसरी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इस तरह से ये आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपकी जो वैल्यू है वो भी ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी इन साइंस के बारे में, तो मैं आपसे ये कहने वाला था कि ये जो उर्दू के लफ्ज दाल की तरह होता है, दाल है ना, दाल जो आप खाते हैं, हाँ, तो जो उर्दू के लफ्ज दाल की तरह का ये साइन हो गया, इट मीन्स दैट इट्स अ ग्रेटर। ये किसका साइन है, ग्रेटर। बात समझ आ गई, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का। अच्छा, इसके नीचे अगर ये लाइन भी आ जाएगी तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि या ये ग्रेटर देन है या ये बराबर है। ये लाइन अगर इसके नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब बराबर भी हो सकती है। एक चीज तो हम कह रहे हैं ना कि ग्रेटर देन है, फिर हम कह सकते हैं कि बराबर भी हो सकती है। बात समझ गया क्या नहीं? तो यार मैं कहता हूं कि एवरेज जो पॉपुलेशन मीन है वो 10 है। अगर मैं कहूंगा कि वो 10 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10, देन आई विल यूज दिस साइन। अगर मैं कहता हूं कि वो 10 भी हो सकती है और 10 से ज्यादा भी हो सकती है तो फिर मैं ये चीज जो है ये साइन, वही साइन है नीचे नैल लगाने से मुराद ये होता है कि ये जो वैल्यू की जो अपर लिमिट वो बता रहा है, ये लोअर लिमिट बता रहा है, वो उतनी ही हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। बात समझिए? अगर ये नीचे वाला साइन नहीं लगाया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ज्यादा ही है, उसके बराबर नहीं हो सकती, 10 के बराबर नहीं हो सकती। होगी तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से होगी। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखें, पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 55 इंचेस। अभी ऊपर हमने सिंपल मीन क्या है कि पॉपुलेशन मीन किसके बराबर है, 55 इंचेस। अब जारी बात है कंपोजिट हाइपोथेसिस में तो हमने ये साइन यूज करने, बराबर वाला भी, बड़े वाला भी, छोटे वाला भी, बराबर और बड़ा या बराबर और छोटा। तो देखें पहला क्या है, पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 55 इंचेस, एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास स्टूडेंट। सेकंड में क्या है कि पॉपुलेशन मीन इज लेस देन, देखिए मैंने आपसे कहा कि उर्दू के लफ्ज दाल की तरह जो लफ्ज है ना उसको आपने याद करना है, वो बड़े का है। अब ये चूंकि उल्टी दाल है तो इसको हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल या लेस देन, सॉरी नॉट इक्वल, और उसके बाद क्या है, लेस देन 55 इंचेस। ठीक हो गया? ये वाला, ये लेस देन का साइन है, ये वाला, सॉरी ये जो साइन है ना ये वाला, ये लेस देन का है, और ये किसका है, ग्रेटर देन का। इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन द 55 इंचेस। अच्छा, ये क्या है, पॉपुलेशन मीन इज लेस देन आर इक्वल टू 55 इंचेस। बात समझ आ गई ना? लेस देन आर इक्वल टू 55 इंचेस, कि वो 55 भी हो सकता है, 56, 57, 58, ये, और लेस देन में क्या होगा कि वो 55 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, लेकिन 55 भी हो सकता है। और ऊपर वाले इस साइन में क्या था, इसमें ये था कि 55 से कम ही होगा, अगर हुआ तो 55 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? देखिए 54 तो हो सकता है, 55 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या है कि 54 भी हो सकता है और 55 इटसेल्फ भी हो सकता है।
ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये ग्रेटर देन या इक्वल है उससे नीचे वाला साइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑपोजिट। फिर आ जाते हैं हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये मेरे ख्याल में हम काफी दफा ही डिस्कस कर चुके हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम H नॉट से डिनोट करते हैं। इट इज यूजुअली हाइपोथेसिस दैट सिंपल ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट प्योरली फ्रॉम द चांस। तो इसमें क्या है कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपकी सिंपल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसकी वजह से हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चांस की वजह से अगर जो है हुई है, ठीक है ना। तो इट विल कॉल द नल हाइपोथेसिस। तो जारी बात है ये बिल्कुल ही जो है हम इसमें मतलब कि उल्टी स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। किसी भी चीज के बारे में जो है हमने बिल्कुल ही उल्ट स्टेटमेंट देनी होती है, तो इसको फिर हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H नॉट, इट इज यूजुअली हाइपोथेसिस दैट द सैंपल ऑब्जर्वेशन रिजल्ट प्योरली फ्रॉम द चांस। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ देखें। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H1 या HA, इट इज द हाइपोथेसिस दैट द सिंपल ऑब्जर्वेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम नॉन रैंडम कॉज, या फिर इसको उल्ट मतलब कि नल हाइपोथेसिस का जो उल्ट है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, फिर देखें फॉर्मुलेशन ऑफ null and alternative hypothesis। देखें, the first step is testing of the hypothesis is to establish null and alternative hypothesis। वो कहते हैं कि पहला जो स्टेप है hypothesis testing में वो यही है कि हम null hypothesis या alternative hypothesis जो है उसको हम बना रहे हैं। So these hypotheses are formulated in such a way that if one is accepted तो other is rejected। तो हमने ये देखना है कि हम इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाएंगे नल और अल्टरनेटिव के। अगर एक हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसी दौरान हम दूसरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का हौसला हम रखना चाहिए, हमें होनी चाहिए बल्कि ये, ठीक है ना। सो द नल हाइपोथेसिस मस्ट कंटेन द साइन। नल हाइपोथेसिस में कौन कौन से साइन हो सकते हैं? बराबर है, ये किसका था बताओ भाई, छोटा या बराबर। और ये किसका था, बड़ा या बराबर। और अल्टरनेटिव में हम कौन कौन से साइन यूज करके, उल्ट हो जाएगा, बराबर नहीं, बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक हो गया। सो दीज आर पॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू द नल हाइपोथेसिस स्टेटेड बिलो। वो कह रहा है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने अलग अलग दिखा। देखिए पहला स्टेप क्या है कि जो है वो 0 और 0 के बराबर है। तो नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि 0 0 के बराबर है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि 0 जो है वो बड़ा है 0 से या थीटा से, सॉरी थीटा है ये। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये थीटा छोटा है या बराबर है थीटा नॉट से। और दूसरा क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि थीटा बड़ा है थीटा नॉट से, ठीक हो गया ना। तो ये स्टेप 2 में क्या है, वही बात आ जाएगी फिर कि थीटा जो है नल हाइपोथेसिस वो कह रहा है कि 0 के बराबर है, अपना ये दोनों बराबर है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि थीटा जो है वो लेस देन है थीटा नॉट से। इसी तरह से ये भी देख लें कि नल हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थीटा नॉट, या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज लेस देन द थीटा नॉट। उल्ट करनी ना, अगर एक स्टेटमेंट आपकी रिजेक्टेड है और दूसरी एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब आपके रिजल्ट सही आ रहे हैं। अगर दोनों एक्सेप्टेड या दोनों रिजेक्टेड होंगी तो आपके रिजल्ट खराब आएंगे। स्टेप 3 में क्या है कि H नॉट या जो है इसको हम नल हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू द थीटा नॉट, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब कि ये थोड़ा सा उसने जो है इसमें समझाने की कोशिश की। अच्छा, फिर है जी एरर्स इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहला क्या है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। बेटा हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस खुद ही फॉल्स होगा और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारा जो है वो करेक्ट डिसीजन होगा, ठीक हो गया। दूसरे में क्या है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, वो एक रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। कि सच्चे को फांसी देना, वो कहते हैं ना कि किसी देखिए कि फांसी देनी है कि एक बेगुनाह बंदे को अगर फांसी लटकाया जाए वो ज्यादा वर्ष है कि एक गुनाहगार बंदे को या एक कातिल बंदे को हम जेल से फरार कर दें, भगा दें या उसको माफ कर दें, ये ज्यादा वर्ष है। तो जारी बात है बेटा कि एक बंदे को जेल से भगाना एक इतना ज्यादा अहम नहीं है जितना कि एक बेगुनाह को मारना है। बात समझ आ गई ना।
तो ये बिल्कुल इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि नल हाइपोथेसिस तो ट्रू है, आप उसको रिजेक्ट कर जा रहे हैं, सो इट विल बी योर रॉन्ग डिसीजन। थर्ड देखें, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो जारी बात है हमने एक अच्छा काम किया। अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो वो एक रॉन्ग डिसीजन जो है वो आपको हो जाएगा। फिर देखें डिसीजन एरर्स, टू टाइप्स ऑफ एरर्स कैन रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोथेसिस सेटिंग। टाइप 1 एरर है इसमें, इसको अल्फा एरर भी बोलते हैं। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये आपका बेटा कहलाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या है, बीटा एरर जिसको हम बोलते हैं, कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, कि नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स भी है तो भी उसको एक्सेप्ट करना जो है वो क्या लाएगा, टाइप 2 या बीटा एरर। फिर है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, कि वो प्रोबेबिलिटी जिसके जरिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखें टाइप 1 क्या है, टाइप 1 इज कैलकुलेटेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल सिग्निफिकेंस इज अ प्री अज्यूम्ड वैल्यू। इसकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो प्री अज्यूम्ड होगी, कि ये हम डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करेंगे। कैसे हमने फाइंड करने, देखें फर्ज किया वो कह रहे हैं कि हम रैंडम सैंपल ले रहे हैं 12 लोगों का एक नॉर्मल पॉपुलेशन में से, विद अ नॉन वेरिएंस, उसका वेरिएंस क्या है 16 है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू नॉट, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस उसने 25 के बराबर दे दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो कह रहे हैं 25 से ज्यादा है, ठीक हो गया। अब देखें रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द नल हाइपोथेसिस आर मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 26। लाइक सोल्यूशन में क्या है, टाइप 1 एरर या अल्फा एरर क्या है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू। टाइप 1 एरर में देखें फिर वही फॉर्मूला है, देखें अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इज इक्वल टू पी एक्स बार इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 26। एक्स बार किसको कहते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका सैंपल मीन, ठीक है ना। फिर देखें टाइप 1 एरर अल्फा एरर पी एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ठीक है ना। सो 26 माइनस ये कर देंगे इसको म्यू नॉट को ओवर सिग्मा ओवर एन, तो ये वैल्यू देखें जो पीछे थी 25 26 वो सारी इसमें दी हुई है, ठीक है ना। वो सारी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद आपका जो एरर आता है वो कितना आता है 1.54%, के इतने परसेंट चांस है वो चीज़ गलत होगी, अदरवाइज वो चीज़ ठीक है। फिर है हाउ टू फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फर्स्ट एग्जांपल में देखें कि प्रोफेसर क्या कहते हैं कि व्हाट्स योर थीसिस प्रोग्रेस। टीचर पूछता है भी जो आप थीसिस बना रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। स्टूडेंट क्या कहते हैं मेरा जो है वो मोर देन 95% काम जो है वो कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5% जो है वो रहता है। तो इट मीन्स दैट कि आई हैव टू कंप्लीट इट द सर, मतलब कि ये है, ठीक हो गया। फिर क्या है कि अगर हम 1% करते हैं तो इसमें ये देखें हमें क्या है कि इफ यू मेड ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ योर वेडिंग सेरेमनी, कि आपने अपनी शादी की सारी तकरीबात की तैयारी कर ली है, सिर्फ क्या है कि जी 1% चांस है कि इसमें थोड़ी सी कमी बेशी है, बाकी 99% चांस यही कि आपकी जो चीज़ है वो ठीक हुई है। फिर देखें लेवल एग्जांपल 3 में, हैव यू फिनिश्ड योर प्रिपरेशन फॉर प्रोग्राम, ओ यस इट इज ऑलमोस्ट 90%। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि 90% तक तो हमें शक जो है वो कन्फर्म है, और 10% हमें शक है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वही आ सकते हैं या फिर और आ सकते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होगा, टेस्ट द स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट आपने लगाना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज फार्मूला यूज्ड टू मेक द डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन इट। और फिफ्थ में क्या है, क्रिटिकल रीजन है, इसमें देखने के 1 टेल्ड और 2 टेल्ड टी टेस्ट हैं। देखें 1 टेल्ड और 2 टेल्ड से क्या मुराद है कि 1 टेल्ड पहले देखते हैं, इफ अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ओनली वन साइडेड, अगर रीजन ऑफ रिजेक्शन सिर्फ एक साइड पे जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर रीजन ऑफ रिजेक्शन सिर्फ एक साइड पे जा रहा है तो उसको हम कहेंगे 1 टेल्ड टी टेस्ट। फॉर एग्जांपल क्या है, सपोज द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट
कि द मीन इज लेस देन और इक्वल टू द 50, कि उसका जो मीन है वो लेस देन या 50 के बराबर है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी दैट द मीन इज ग्रेटर देन द, जारी बात है उसने तो उससे उल्टी बात करनी है, तो वो जो है वो 50 से ज्यादा है. सो द रीजन ऑफ रिजेक्शन वुड बी कंसिस्ट ऑफ a range of number located on the right side of the sampling distribution. ठीक है ना, तो राइट साइड पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आप नंबर के जरिए इसको वगैरह के जाहिर करते हैं. दैट इज द सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन द 50. सो अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अब है जी टू टेल्ड. तो ऐसा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का टेस्ट जिसमें रिजेक्शन रीजन जो है वो एक मतलब कि रिजेक्शन रीजन इज ऑन बोथ साइड्स, कि अगर उसका जो रिजेक्शन रीजन है वो दोनों साइड से आएगा तो ये टू सैंपल टेल टेस्ट जो है वो कहलाएगा. ठीक है ना. सो सपोज द नल हाइपोथेसिस ऑफ द स्टेट्स दैट द मीन इज इक्वल टू द 50, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी दैट द मीन इज नॉट इक्वल टू 50. जारी बात है उसने तो कहना ही है. फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है कि उस स्टेटमेंट को उल्ट कर देता है. तो द रीजन ऑफ रिजेक्शन वुड कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर्स लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन वुड कंसिस्ट पार्शली ऑफ नंबर्स दैट वर लेस देन 50 एंड पार्शली द नंबर दैट वर ग्रेटर देन द 50. अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच. आज जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा जो जर्नल प्रोसीजर जो है किसी भी रिसर्च को करने के लिए क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में जो है आपने देखा है. एनी क्यूरीज कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग आफ्टर द लेक्चर थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक